जनरल वन स्वागत है आपका विनेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में जो आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के अपने अपडेट की शुरुआत करेंगे भारत डायनेमिक्स लिमिटेड से आई एक बड़ी रिपोर्ट से। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के द्वारा ये अनाउंस किया गया है कि हेलिना एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के जो यूजर ट्रायल हैं ये इस वर्ष के अंत तक या अगले वर्ष की शुरुआत में शुरू हो जाएंगे। हेलिना जो कि एक थर्ड जनरेशन फायर एंड फॉरगेट मिसाइल है, इसे बेसिकली लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड और हमारे जो एलिस रुद्र हेलीकॉप्टर हैं इनमें इंटीग्रेट किया जाएगा। विनोद कुमार जो कि बीडीएल में जीएम है, उन्होंने ये कंफर्म कर दिया है कि जो डेवलपमेंटल ट्रायल्स है हेलिना के ये सक्सेसफुली कंप्लीट किए जा चुके हैं और ये टेस्ट किए गए थे एएलएच रुद्र हेलीकॉप्टर से। और अपकमिंग जो यूज़र ट्रायल्स हैं इनमें जो रियल लाइफ परफॉर्मेंस है हेलिना मिसाइल की इसको टेस्ट किया जाएगा और बाद में लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड में भी इनको इंटीग्रेट किया जाना है। रेंज की बात करें तो इसकी रेंज 7 किलोमीटर की है और हेलिना भारतीय वायुसेना और थल सेना के जो है अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं इनकी एंटी टैंक कैपेबिलिटी को काफ़ी ज़्यादा इन्हांस कर देगी। आने वाले भविष्य में आपको एलसीएस प्रचंड और रुद्र हेलीकॉप्टर में ये जो मिसाइल है ये देखने को मिलेंगी। रिपोर्ट्स में ये भी दावा किया जा रहा है कि अपने इस्तेमाल के साथ साथ भारत इनको एक्सपोर्ट मार्केट में भी जो है वो प्रदर्शित करेगा और जो भी पोटेंशियल बायर्स हैं उनके लिए ये जो मिसाइल है ये रेडी रहेगी। पहले माना जा रहा था कि इस वर्ष के अंत तक ये ट्रायल हो जाएंगे, लेकिन अब बताया जा रहा है कि इस वर्ष के अंत तक नहीं तो अगले वर्ष की शुरुआत में कंफर्म है कि हेलिना के जो यूजर ट्रायल्स हैं इनकी शुरुआत हो जाएगी और उसके बाद इन्हें मास प्रोडक्शन में उतारा जाएगा। हमारी अगली बड़ी अपडेट साउथ कोरिया से आ रही है। साउथ कोरिया की जो एयरस्पेस इंडस्ट्री है ये काफ़ी रफ्तार के साथ काम कर रही है और अब कोरियन एयरस्पेस इंडस्ट्री के द्वारा एक नई रिपोर्ट सामने रखी गई है जहां पर उन्होंने बताया है कि KF-20 बोरामी जो फाइटर एयरक्राफ्ट है इसका इनिशियल मैन्युफैक्चरिंग फेज शुरू हो चुका है, जहां पर इन मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट का निर्माण शुरू कर दिया गया है और ये कंट्री के इंडिजिनस डिफेंस कैपेबिलिटी को बढ़ाने के लिए एक बड़े माइलस्टोन के तौर पर देखा जा रहा है। दरअसल ये जो प्रोडक्शन होने वाला है ये उस कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा है जो कि कोरियन एरोस्पेस इंडस्ट्रीज को दिया गया था, जो कि तकरीबन 1.4 बिलियन डॉलर्स का था और इस कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत अगस्त 2027 तक तकरीबन इनिशियल बैच के जो 20 KF-21 बोरामी फाइटर एयरक्राफ्ट है इनको मैन्युफैक्चर कर लिया जाएगा। और यहाँ पर जो टाइमलाइन है इसको काफ़ी क्लियर रखा गया है और कोरियन एरोस्पेस इंडस्ट्री भी इसको लेकर कॉन्फिडेंट है कि वो तय किए गए समय के अंतर्गत जो 20 इनिशियल एयरक्राफ्ट्स हैं इनको डिलीवर कर देगी, जो कि कोरियन एयरफोर्स के सर्विस में 2026 से इंडक्ट किए जाने शुरू कर दिए जाएंगे। आपको बता दें कि इसके पहले ये जो एयरक्राफ्ट थे ये बेसिकली रिकॉर्ड टाइम में तैयार किए गए थे और इनके अलग अलग प्रोटोटाइप से उड़ान भरी थी। लेकिन अगर आप दूसरी तरफ भारत के प्रोग्राम को देखें तो MRFA की जो प्रोग्रेस है वो काफ़ी स्लो है और AMCA की जो प्रोग्रेस है ये भी काफ़ी स्लो है और इसीलिए एनालिस्ट ये मानते हैं कि भारत को कोरिया से कुछ सीखना चाहिए और प्रोग्राम को फास्ट ट्रैक करना चाहिए। हालांकि जहाँ तक बात रही MRFA की तो हमारी अगली बड़ी अपडेट भी MRFA को लेकर के ही है और इसमें जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और डसाल्ट एविएशन है इनके बीच एक बड़ी उठापटक देखने को मिल रही है। जैसा कि आप सबको पता है कि डसाल्ट और रिलायंस के बीच में एक जॉइंट वेंचर है जिसको हम DRAL यानी डसाल्ट रिलायंस एरोस्पेस लिमिटेड के नाम से जानते हैं और एक लंबे समय तक आपने एक रिपोर्ट भी सुनी हुई थी जहां पर ये कहा गया है कि डसाल्ट एविएशन इस जॉइंट वेंचर में जो फुल ओनरशिप है वो चाहती है और इसके आधार पर वो ये चाहते हैं कि नागपुर में जो मिहान स्पेशल इकोनॉमिक जोन है इसमें वो इस निर्माण प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं। लेकिन अब यहाँ पर डसाल्ट एविएशन ने क्लियर कर दिया है कि उनकी नज़र जो फुल ओनरशिप है उस पर टिकी हुई है, यानी कि यहाँ पर जो एयरक्राफ्ट का निर्माण किया जाएगा MRFA के अंतर्गत जो कि 114 की संख्या में बनाए जाने हैं इंडियन एयरफोर्स के लिए, उसके लिए जो फुल ओनरशिप है वो डसाल्ट के द्वारा क्लेम की जा रही है। हालांकि ये जो प्रपोजल है डसाल्ट एविएशन का इसको मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि ये रिपोर्ट्स ऐसा दावा कर रही हैं कि अगर डसाल्ट एविएशन के पास 100% ओनरशिप आ जाती है DRAL की तो यहाँ पर उनके ऊपर उनका जो है इस पूरे के पूरे सप्लाई चेन जो कि भारत में होगी उस पर उनका अब्सोल्यूट कंट्रोल होगा। और ऐसे में अगर फ्रेंच फर्म ये चाहेगी तो वो सिर्फ उसको जो पसंदीदा उसके इंडस्ट्रियल पार्टनर्स हैं उनको ही TOT देगी और उनके साथ ही जो पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग का काम है उसको आगे बढ़ाएगी। हालांकि भारत का जो प्लान है, भारत का प्लान ये है कि जो डोमेस्टिक कह सकते हैं हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं उनको प्रमोट करना और जो भारत ने मैंडेट किया है कि तकरीबन 70 से लेकर 75% तक जो कंपोनेंट्स और इक्विपमेंट्स हैं जेट के निर्माण के लिए उन्हें लोकली सोर्स किया जाएगा। तो ऐसे में जो डसाल्ट एविएशन है वो अपनी मनमानी न करे, इसका प्रयास मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा किया जा रहा है और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस पहले ये चाहती है कि यहाँ पर वो पूरी तरीके से जो इंडिजिनस अप्रोच है उसको लेकर आगे बढ़े। ऐसा ना हो कि डसाल्ट एविएशन किट्स जो है अपने फ्रेंच फैसिलिटीज से मंगाए और भारत में सिर्फ एयरक्राफ्ट की असेंबली की जाए।
बल्कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ये चाहती है कि जो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी है ये इंडियन डिफेंस सेक्टर में काफ़ी ब्रॉडर रूप में फैले और इसका फ़ायदा जो इंडियन डिफेंस इंडस्ट्रीज़ हैं इनको मिले, ना कि सिर्फ उनको जो कि डसाल्ट एविएशन के साथ कोलैबोरेशन में है या वो चुनिंदा इंडस्ट्री पार्टनर जिनको डसाल्ट एविएशन सेलेक्ट करेगी। तो इसको लेकर के जो निगोशिएशन है वो चल रहा है और माना जा रहा है कि शीघ्र अतिशीघ्र इसमें कोई बड़ा निर्णय आता दिखाई पड़ेगा। क्योंकि अगर हम एमआरएफए की बात करें तो एमआरएफए इस समय सबसे हॉट टॉपिक है, क्योंकि हमारे कई क्रिटिकल डिफेंस प्रोक्योरमेंट है जिनको हरी झंडी मिल चुकी है। फॉर एग्जांपल सुपर सुखोई को हरी झंडी मिल चुकी है, एडिशनल 97 तेजस मार्क 1 की खरीद को हरी झंडी मिल चुकी है, एसएस प्रचंड को हरी झंडी मिली है। तो वहीं अब यहाँ पर ये माना जा रहा है कि जो अगला नंबर होगा ये एमआरएफए का होगा और इस वर्ष के अंत तक जो रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी है ये प्रदान कर दी जाएगी और उसके तुरंत बाद जो रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल का प्रोसेस है ये शुरू होगा। अब यहाँ पर कुछ रिपोर्ट ये भी इंगित कर रही हैं कि शायद शुरुआती तकरीबन 12 से 16 एयरक्राफ्ट जो हैं ये फ्रांस के द्वारा बनाकर भारत में भेजे जाए और बाकी का निर्माण जो है ये डसाल्ट एविएशन की फैसिलिटी में हो। हालांकि डसाल्ट एविएशन ने स्पष्ट कर दिया है कि अभी उनका जो नागपुर फैसिलिटी है उसमें इन्वेस्टमेंट वो करने वाले हैं और एक्सपेंशन को देख रहे हैं ताकि जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हैं इनको इस्टेब्लिश किया जा सके। तो अभी देखना है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और डसाल्ट एविएशन के बीच में जो बातचीत चल रही है उसका निर्णय क्या होता है। हमारी अगली बड़ी अपडेट इंडियन एयरफोर्स को लेकर आ रही है। इंडियन एयरफोर्स के द्वारा एक स्टेटमेंट रिलीज करके बताया गया है कि बुधवार को भारतीय वायुसेना के एक कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के द्वारा अनजाने में जो एयर स्टोर है इसे पोखरण फायरिंग रेंज के पास गिराया गया है। हालांकि ये गलती से हुआ है, अनजाने में हुआ है और रिपोर्ट्स में ये भी कहा जा रहा है कि इसके पीछे की वजह जो टेक्निकल ग्लिच है ये हो सकती है। हालांकि गनीमत ये रही कि ये एयर स्टोर जहाँ पर गिरा यहाँ पर किसी प्रकार का डैमेज नहीं हुआ, ना तो लाइफ को ना ही प्रॉपर्टी को। रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि जो इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर है ये दे दिए गए हैं। शुरुआती तौर पर यही पता चला है कि अनजाने में जो एयर स्टोर है ये रिलीज़ हुआ है इंडियन फाइटर जेट से और ये पोखरण फायरिंग रेंज का जो एरिया था जो कि बेसिकली आबादी से दूर था, यहाँ पर ये स्टोर जाकर गिरा है और इसके पीछे की वजह टेक्निकल मेलफंक्शन हो सकती है। ये इंसिडेंट जिस समय हुआ उस समय यहाँ पर कोई भी नहीं था, ये आइसोलेटेड एरिया था, इसीलिए यहाँ पर जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ है। हालांकि भारतीय वायुसेना की तरफ से जो जांच के निर्देश है ये दे दिए गए हैं। आपको बता दें कि अभी ये जो मिलिट्री वॉरप्लेन होती हैं इनमें अलग अलग जो स्टोर्स होते हैं वो हमें देखने को मिलते हैं जिसमें बॉम्ब्स, मिसाइल या दूसरी चीज़ें कैरी की जाती हैं। इसमें फ्यूल टैंक्स भी कैरी किए जा सकते हैं और ऐसे में स्टोर का गिरना यहाँ पर कहीं ना कहीं प्रश्न उठाता है कि एक्चुअल रीज़न क्या है। हालांकि कुछ रिपोर्ट में तो ये भी कहा जा रहा है कि इसमें ड्रॉप टैंक या फिर जो मिसाइल्स हैं ये भी हो सकती थी। हालांकि अभी कंफर्म नहीं है कि स्टोर में उस समय क्या था, क्योंकि अभी अगर हम सोशल मीडिया की बात करें तो वहाँ पर अनकन्फर्म रिपोर्ट में तो ये भी कहा जा रहा है कि इसमें जो मिसाइल है जिसमें रैमपेज का नाम दिया जा रहा है ये भी हो सकती है। हालांकि अभी कंफर्म रिपोर्ट सामने नहीं आई इसलिए हम कुछ भी नहीं कह सकते, लेकिन इस घटना की जांच के निर्देश जो है ये भारतीय वायुसेना की तरफ से दे दिए गए हैं। आपको बता दें कि अक्सर ऐसा जो वायुसेना के जेट हैं या सिर्फ भारतीय वायुसेना की बात नहीं हो रही है, उसमें कभी टेक्निकल मेलफंक्शन के चलते जो पेलोड है वो गिरने की खबरें सामने आई हैं, तो कभी किसी विषम परिस्थिति में पायलट के द्वारा भी जो ड्रॉप टैंक्स हैं या दूसरे चीज़ हैं वो गिरा दिए जाते हैं। लेकिन अभी इस मामले की जांच पड़ताल चल रही है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।